एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि एक महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 2.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगॉन के मार्केट का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे, पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे, जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और यह पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूं, उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए यह बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूं क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई है, जिसे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मेरी टोटल फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको फेट की बात बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। कैश पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते मार्केट में ज्यादा वैल्यू की हो गई थी, और टैक्स से फ्री रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने के इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है।
हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है इसका एग्जाम्पल देखें। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 रुपए पर शेयर के रेट पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर हो गया। यह इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल रहे हैं जब हमारे 25 लाख रुपए 1 साल से भी कम के समय में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। यह जुआ तब होता अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से कामयाब होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने टेक्निकल नॉलेज, इंटेलिजेंस और गेम के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि रिस्क कम से कम रहे। वैसे रिस्क तो होता ही है। यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी सक्सेस के मौके बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो बेसिक कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार मोटिवेट करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सक्सेसफुल होने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। मैं खुद जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं इस गेम को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। पर अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग अलग तरह से बना सकेंगे, जिससे 2.5 लाख रुपीस से 1 साल में 10 लाख रुपीस बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह आसान है और संभव है। मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट पसंद करता हूं क्योंकि यह परमानेंट और धीमी गति से चलने वाला है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना भी अच्छी होती है। रियल एस्टेट की सॉलिड फाउंडेशन होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मैं और असेट खरीद सकूं। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूं कि आप यहां ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है कि वे अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख और पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने वाले 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, पर यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। यह सिर्फ एक गेम है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर हमेशा एंजॉय करें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। पर अगर हम इंसानों के सीखने के प्रोसेस पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं
पर आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूं। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मेन कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, पर हारने वाले डरते हैं। सक्सेस के प्रोसेस का एक हिस्सा फेलियर भी है। जो लोग फेलियर होने से बचते हैं, सक्सेस उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के गेम की तरह मानता हूं। मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं, और ज्यादा गलतियां करता हूं, सुधारता हूं, और इस तरह से मेरा गेम बेटर होता जाता है। अगर मैं गेम में हार जाता हूं तो मैं नेट के पास जाकर अपने अपोनेंट से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं कि अगले शनिवार को मिलेंगे। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर आमतौर पर डील्स को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल किया जाता है, पर मैं ये जानता हूं कि फाइनेंशियल मौकों के पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। कई बार तो पार्ट्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं, और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया। यह सीखना जरूरी है कि पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत का मौका होता है। और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। एक, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हों। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने एक कंपनी में जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस डील में उसे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। उसने 2 महीने के काम में 75 लाख रुपए कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, पर यह मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है, और यह टेक्निकल रूप से मुश्किल भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। एवरेज आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह से जुटाया जाए, और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है, या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए डील नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरे बैंक में एक पैसा भी नहीं था। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बायर और सेलर के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने 1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख थी,
मैंने इस पैसे को कभी भी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे 1 लाख दिए थे, उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। इस काम में मेरे कुल 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या खरीदते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं होता है, ये नॉलेज है। 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो यह पक्का कर लें कि आपका एडवाइजर समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसके इनाम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली तरह का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें।